नमस्कार। Open conversations में नवरत्न therapy. Navratna therapy is a phrase in humor but has something profound to say on our inner lives and healings. Our journey today into the area is with our guide, psychoanalyst consultant, Mr. Himanshu Vaidya. Namaste, sir. नमस्ते। Sir, ये जो phrase है नवरत्न therapy, why did you come up with this phrase? It is very funny, actually. इट इज साइकोथेरेपी में हम ये देखते हैं कि वन गुड पार्ट ऑफ साइकोथेरेपी इज कि यहाँ पे इनोवेशन बिल्कुल फ्री है। अनलाइक इन मेडिकल एरिया, वी डोंट हैव टू क्लिनिकल रिसर्च प्रोसेस अंडर एनी रेगुलेटरी बॉडी। वी कैन फ्रीली इनोवेट। इस बात के प्लस पॉइंट्स भी हैं और माइनस पॉइंट्स भी हैं। जी। तो प्लस पॉइंट्स के हिसाब से वी आर फ्री टू इनोवेट, और उसी हिसाब से ये एक इनोवेशन भी है और ह्यूमरस भी है। द ह्यूमर डज नॉट एग्जॉस्ट इट्स ट्रूथ। ऑन द कॉन्ट्ररी, द ह्यूमर मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग। साइकोथेरेपी Exactly. में साइकोथेरेपी में हम किसी भी रास्ते से जाए, अल्टीमेटली पूरा जो एरेना है साइकोथेरेपी का, वो तीन ही एंटिटीज के आजू बाजू, थॉट, फीलिंग और एक्शन, जिसको हम लोग बिहेवियर कहते हैं। थॉट, फीलिंग और बिहेवियर, ये तीनों के ही सराउंडिंग है साइकोथेरेपी का पूरा डोमेन। तो किसी भी तरह से हम जाए, अल्टीमेटली इन तीनों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है पेशेंट के, उनको हील करते करते ही जाना है। तो आज नहीं तो कल सभी रास्ते में आएंगे ही रहेंगे, चाहे कोई चीज पहले आए कोई चीज बाद में आए। हमारा फोकस थॉट से शुरू हो, फीलिंग से शुरू हो, लेकिन अल्टीमेटली इन द कोर्स ऑफ थेरेपी, थॉट, फीलिंग और एक्शन तीनों से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम है, वो आज नहीं तो कल सामने आएंगे ही और सॉल्व करने ही पड़ेंगे। अब इसको करने के कई तरीके हैं, और इसमें एक और तरीका जो मैंने ज्वाइन किया है वो है नवरत्न थेरेपी। दुनिया में 150 से ज्यादा पॉपुलर थेरेपी के फॉर्म्स हैं। सो इट इज वन मोर, लेट अस से इट इज 151st, एंड इस चीज का एक बेसिक आइडिया ये है कि इट इज इजी टू गो आउटसाइड इन फॉर मेनी पीपल रादर देन टू गो इनसाइड आउट। कि जब पेशेंट्स आते हैं तो एक ग्रुप होता है पेशेंट्स का, जिनके लिए ज्यादा आसान ये होता है कि पहले अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट को एनालाइज करें और फिर अपने आप को एनालाइज करें। जी। कुछ लोगों का उल्टा भी होता है कि उनको अपने आप को एनालाइज करना आसान लगता है, बिकॉज दे आर लिविंग इनसाइड मोस्ट ऑफ द टाइम। बट दे आर फ्यू, अ लार्जर ग्रुप इज, जिसको एनवायरनमेंट एनालिसिस इजी लगता है और फिर खुद के एनालिसिस पे आ सकते हैं। तो नवरत्न थेरेपी जो है ये इसी फॉर्मेट पे है कि आप शुरू करो एनवायरनमेंट से, कि आपके चारों तरफ कौन से नवरत्न है। और ये नवरत्न फेज जो है वो काफी पुराना है। जो बड़े सम्राट हुआ करते थे वो अपने में पूरी दुनिया से चूज करके अच्छे लोगों को इकट्ठा किया करते थे, जो अलग अलग एरिया के एक्सपर्ट्स होते थे। तो उनके दरबार में एक संगीत का एक्सपर्ट होता था, एक लॉ का होता था, एक साइंस का होता था, इस तरह से होते थे, और इनको रत्न कहा जाता था। और यूजुअली ये 9 रत्न होते थे, 11 रत्न होते थे, इस तरह से होता। तो ये हम देखते हैं इतिहास में पहले से ही है कि जो बहुत ही स्पेशल तरीके के लोग हैं उनको रत्न कहा जाता था। और राजाओं के दरबार में 9 रत्न, 11 रत्न, 25 रत्न से हुआ करते थे। विक्रमादित्य की जो सभा थी उसमें भी कई रत्न थे और वो सभा काफी फेमस थी।
पर की नवरत्नों की सभा काफी फेमस थी, जिनमें से तानसेन एक थे। जी। यहाँ से वो बीरबल। नवरत्न की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वन इन अ मिलियन, समथिंग चॉइसेस्ट। और इसी चीज को ह्यूमर में मैंने लिया है कि हर आदमी के चारों तरफ कुछ ना कुछ नवरत्न होते हैं जिससे वो परेशान है। कि हर आदमी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, और हर आदमी चाहता है कि छुटकारा.com कहीं से हो, लेकिन वो छूट। ट्रू। तो हर आदमी फंसा हुआ है। कोई आदमी ऑफिस में फंसा हुआ है गलत कलीग के साथ, गलत बॉस के साथ। कोई आदमी मैरिज में गलत वाइफ या गलत हस्बैंड के साथ फंसा हुआ है। कोई आदमी गलत पेरेंट्स के साथ फंसा हुआ है। कोई पेरेंट गलत बेटे बेटियों के साथ फंसा हुआ है। पर हर आदमी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। कोई लीगल मामले में फंसा हुआ है, कोई फाइनेंशियल मामले में फंसा हुआ है। पर सबसे फ्री कोई नहीं है, सब लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, और हर एक को एक छुटकारा.com चाहिए। और ये जो एंटेंगलमेंट है, यूजुअली ये एंटेंगलमेंट हमारी गलती से भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये एंटेंगलमेंट और ये जो फंस जाना है और ये जो सफरिंग है, ये जो एंट्रैपमेंट है, ये होता है क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे नवरत्न आ जाते हैं जिनसे हम छूट नहीं पाते, और इनकी करतूत जो है वो हमको परेशान करती रहती है। साइकोलॉजिकल सेंस में, फाइनेंशियल सेंस में, सोशल सेंस में, कई बार इवन मेडिकल सेंस में। जी। तो जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इनर भी है, आउटर भी है। आउटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, एबंडेंस। कि किसी चीज की कमी ना हो, पैसे की, घर की, गाड़ी की, किसी चीज की कमी ना हो, एबंडेंस। और इनर वर्ल्ड की जब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में, तो उसमें हम शब्द यूज करते हैं प्लेनिट्यूड। इनर एबंडेंस, जिसके लिए हम शब्द यूज करते हैं प्लेनिट्यूड। तो आउटर एबंडेंस और इनर प्लेनिट्यूड, अगर ये दोनों कंपोनेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ के, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही डैमेज हो गई है, तभी आदमी थेरेपी में आया। तो ऑब्वियसली थेरेपी में हम उन लोगों से डील कर रहे हैं जहां पे आउटर वर्ल्ड या इनर वर्ल्ड की कोई प्रॉब्लम की वजह से या दोनों की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ सीरियसली डैमेज हो गई है। द पर्सन हैज कम टू द पॉइंट वेयर इज डायग्नोस्ड एज सिक। तो ऑब्वियसली फॉर हिम therapy has to start and focus somewhere. And one of the experiences which everyone finds is कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इसलिए थेरेपी में आए हैं कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, या वो अपने आप गलतियां कर रहे हैं। कि किसी ने कुछ नहीं किया उनके साथ और अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल। या सेकंड ग्रुप, कि कभी कोई आदमी ने कुछ कर दिया और वो आदमी चला गया, या वो सिचुएशन बदल गई और उसके इफेक्ट रह गए, ट्रॉमेटिक इफेक्ट रहे। ज्यादातर सिचुएशन में ये होता है कि जिन लोगों से प्रॉब्लम है वो हमारे चारों तरफ ही होते हैं। ये नवरत्न ऐसे नहीं है कि जो कर्तव्य दिखा के चले गए। ये नवरत्न ऐसे हैं कि हर रोज कर्तव्य दिखा रहे हैं। तो ये जो ऑलवेज प्रेजेंट नवरत्न है, दे आर फार मोर डेंजरस देन दोज नवरत्नास हु शो देयर मैग्निफिसेंस एंड गो। तो ये क्योंकि इस तरह से सिचुएशन ज्यादातर लोगों की, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में, एक तरीका जो है थेरेपी में प्रोसीड करने का वो ये है कि look at people around you, the significant others, and one by one let us analyze them and how you interact with them, how they interact with you, and then go into the deeper intrapsychic dynamics of your own dreams, your own constitution, your own left to yourself fantasies. और इससे एक दूसरा भी काम होता है कि one of the problems is to accept difficult parts of oneself.
लेकिन जब दूसरों को एनालाइज करते हैं और दूसरों की डिफिकल्टी दिखती है हमको और फिर हमारे ऊपर आते हैं, तो इजी हो जाता है उस चीज को एक्सेप्ट करना, क्योंकि चार लोगों में ऑलरेडी हम देख चुके हैं उसी चीज को। नाउ इट सीम्स वेरी ह्यूमन टू हैव दैट वीकनेस। सो एक्सेप्टेंस में भी एक फर्क पड़ता है। सो वन वे टू अप्रोच इज मेक अ लिस्ट ऑफ नवरत्नास इन योर लाइफ, go into your interactions with them from past to the present, look at the reasons of entrapment, look at what it does to you in terms of thoughts, feelings, and well-being, and of course action. What is the effect of them on you? And after you analyze each of the navratnas in your life, present then past, you go to yourself. That is one way of approaching the analysis of self and the situation. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट जैसे हम देखते हैं कि थेरेपी में ज्यादातर चाइल्डहुड पे बहुत फोकस किया जाता है, और पेरेंटिंग स्टाइल को लेके या पेरेंटिंग फिगर्स को लेके बहुत सारे डायनामिक्स प्ले करते हैं एक इंडिविजुअल की लाइफ में, और जो कि पैटर्न आगे भी चल के रिपीट होते हैं। तो कैन वी से कि जो पेरेंट्स हैं वही सबसे पहले नवरत्न होते हैं? हाँ, ज्यादातर केस में तो ये सही है। एक साइकेट्री में एक बहुत पुरानी कहावत है कि न्यूरोटिक पेरेंट्स ब्रीड न्यूरोटिक चिल्ड्रन, और ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सही है कि जो लोग प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं, या तो उनके पेरेंट्स के अंदर ही प्रॉब्लम्स है पहले से, डायग्नोस्ड हो या अनडायग्नोस्ड हो, या उनकी चाइल्डहुड में ऐसा कुछ हुआ था कि तब पेरेंट्स वर नॉट बिहेविंग वेल, आइदर आउट ऑफ इग्नोरेंस और बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ऑफ सम काइंड, या ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पेरेंट्स की बिहेवियर ने कुछ कर दिया है इफेक्ट इन लोगों के ऊपर। सो हेल्दी पेरेंट्स लीड टू हेल्दी चिल्ड्रन, ये तो काफी हद तक सही है। तो इन जनरल ये बात सही है कि पेरेंट्स जो हैं वो यूजुअली पहले नवरत्न होते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो ऑर्डिनरी नवरत्न है कि कोहिनूर है। अब अगर वो कोहिनूर निकले तो और बड़ा प्रॉब्लम है ओके। कि वो कितने कैरेट के हैं, उनकी साइज क्या है। तो नवरत्न है वो भी सारे कलर्स एंड फ्लेवर्स में आते हैं। तो छोटा नवरत्न, बड़ा रत्न, हरे कलर का, लाल कलर का, उसकी पोटेंसी क्या है। So they come in all colors and flavors, and what we are talking indirectly is the trauma causing potential of parents. Metaphorically हम उनको नवरत्न की टर्म्स में डिस्क्राइब, but essentially what we are talking about is the trauma causing potential of parents, which in turn depends upon the neurosis of the parents themselves or the stress during that time. लेकिन अगर लंबे समय तक देखा जाए कि लड़का या लड़की 12-15 साल तक उनके साथ बड़ा हुआ और अक्रॉस ऑल द 15 ईयर्स कुछ ना कुछ होता ही रहा जो पैथोलॉजी को एड अप कर रहा है, तो उसको तो फिर आप सिचुएशनल स्ट्रेस नहीं कह सकते, वो तो पेरेंट्स के अंदर बैठी पैथोलॉजी ही है। सो ये जो है ये सही है कि अ, ज्यादातर पेरेंट्स अगर नवरत्न है तो ही लड़का थेरेपी में आता है। सो ऑलमोस्ट 60% वुड बी ऑफ दिस टाइम, ऑलमोस्ट। तो अगर 60% तक ऐसा है कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो बाकी भी तो फैमिली मेंबर्स, केयर गिवर्स होते हैं जो क्लोज एसोसिएशंस होती हैं। और आपने कहा जैसे मेटाफर्स है, पेरेंट्स का अगर 60% तक इफेक्ट हो सकता है, एंड लाइफ पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके अपने कलीग्स हो सकते हैं, क्लोज इनर सर्कल में आपकी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिलीज हो सकती हैं। तो इज इट पॉसिबल कि कोई कंप्लीटली बहुत ही डार्क टाइप का पर्सनालिटी होती है जो ये क्रिएट करती है, या नवरत्न कैटेगरी में फॉल करती है? क्या है मतलब एक्सक्लूसिवली
कैसे बोलेंगे, क्योंकि एवरीबडी हैज सम और द अदर फ्लॉज, तो ये फिर कैसे हम डिफाइन करेंगे? So Navratnas come in all colors and flavors. Who can give you trauma? If that is the question, trauma giver can come in any color and flavor. So कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हो और जो चाइल्ड है वो इतने अच्छे एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है कि उसको ट्रॉमा की प्रैक्टिस ही नहीं है, और जहां वो जा रहा है, चाहे वो जॉब कंडीशन हो या मैरिज कंडीशन हो, वहां पे लोग एकदम हार्श और ट्रॉमा गिविंग. सो the fact that the person does not have any practice of the harsh conditions, वो तो और बुरी तरह ब्रेक डाउन होगा, बिकॉज उसकी तो ट्रेनिंग ही नहीं है किसी हार्शनेस में. तो ये भी हो सकता है कि आपको बचपन में बहुत ही अच्छे लोग मिले हो, और फिर आप जहाँ जाते हो एडल्ट एज में, यंग एज में, चाहे वो जॉब कंडीशन हो या मैरिड लाइफ की कंडीशन हो, वहां पे ऐसा कोई बड़ा नवरत्न मिल जाता है, और नसीब बहुत अच्छा हो तो रत्नों की पूरी खान मिल जाती है. के बाद एक निकलते ही रहे नवरत्न अंदर से, कि अगर आप गए 5 लोगों की फैमिली में और पांचों पांच नवरत्न है और सभी 20 कैरेट से ऊपर के हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, बिकॉज यू आर देन सराउंडेड बाय ट्रॉमा जनरेटर्स, जो दिन रात ट्रॉमा जनरेट करते ही रहते हैं आपके अंदर. और कई बार तो ऐसा होता है कि दे डोंट इवन हैव टू कॉन्शियसली डू एनीथिंग, दे जस्ट हैव टू बी देमसेल्व्स टू इन्फ्लिक्ट अ ट्रॉमा ऑन यू. उनके लिए तो बिल्कुल नॉर्मल है वो. और कई बार कॉन्शियसली भी होता है कि दे want to traumatize you in some way, they want to hurt you in some way. तो ये होता है कि किसी भी तरह के नवरत्नों से आप घिरे हुए हो, और इसमें कुछ टाइप्स है नवरत्नों के. एक जो टाइप है और सबसे जो डिफिकल्ट है वो है एम्बिवेलेंट. एम्बिवेलेंट में ये है कि ये नवरत्न ऐसे हैं जिनके साथ आप रिलेटेड भी हो, कोई पॉजिटिव फीलिंग भी है, चाहे वो लव हो, अटैचमेंट हो, कंपेनियनशिप हो, और यही लोग ट्रॉमा दे रहे हैं. एक एम्बिवेलेंट नवरत्न है ये, कि जहां पे वो आपके लिए कुछ पॉजिटिव भी कर रहा है और आपको ट्रॉमा भी दे रहा है. इट्स एन एम्बिवेलेंट रिलेशनशिप. और यहाँ पे सफोकेशन और एंट्रैपमेंट, क्योंकि इवन इफ यू नो कि ये नवरत्न मेरे को ट्रॉमा दे रहा है, ये मेरे प्रॉब्लम का रूट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लेट गो, because you yourself have got attached because of certain positive things the man has done or the woman has done. तो ये सबसे ज्यादा सफोकेटिंग, एंट्रैपिंग, एंटेंगलिंग नवरत्न होते हैं, एम्बिवेलेंट नवरत्न. दूसरे होते हैं प्योर इविल, कि वहां पे दिस इज अ ग्रुप ऑफ एक्सट्रीमली नेगेटिव पीपल. ये डोमिनेट करना, सैडिस्टिक एंजॉयमेंट लेना, एक्सप्लॉइट करना, दूसरे को पेन देना, यही इसमें इनको मजा आता है. स्कीमिंग करना, ट्रैप करना, किसी को बर्बाद करना. सो ये जो है ये नेगेटिविटी से भरे हुए लोग हैं, पर किसी तरह से इनके पास पावर आ गया है, या ऐसी जगह पे ये लोग बैठे हैं कि पीपल कैन नॉट गो पास्ट देम विदाउट एंगेजिंग विद. क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो कोई इसे एंगेज ही ना करे इन लोगों से. पर ये इविल से भरे हुए हैं, लेकिन किस्मत ऐसी है कि कहीं ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं या इनके पास ऐसा कोई पावर है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, फाइनेंशियल हो, या मसल पावर, कि somehow people have to engage with them, and that is a pure evil नवरत्न.
उसके बाद आता है एक फेट के हिसाब से कि कोई नवरत्न ऐसा हो कि जिससे कोई मिलता ना हो, एक कोने में पड़ा हो, लेकिन आपकी किस्मत ऐसी है कि पता नहीं कैसे आप उसे टकराते, और वो दूसरों के साथ वो सब नहीं करता है जो आपके साथ करता है। अब उसको आप कर्मा बोलो, बैड लक कहो, या आपके गलत डिसीजन कहो, या आपकी पीपल मैनेजमेंट स्किल्स की कमी कहो, कि ऐसे से पाला पड़ता है जो फेक नवरत्न है, कि जो सबके साथ ऐसा नहीं करता है, कुछ कुछ लोगों के सामने ही अपने कर्तव्य दिखाता है, और सबको मिलता भी नहीं है, सबके रास्ते में भी नहीं आता है। तो जैसे मिस्टिकल रास्ते में कई बार इस तरह के नवरत्न मिल जाते हैं हम्म। कि आप ओशो कम्यून में गए और वहां पे कोई आपको फ्रेंड मिल गया और वो इस तरह का है, ट्रॉमा गिविंग है या एक्सप्लॉइटिंग है या इविल है किसी तरह का, पर वो सबको नहीं मिलेगा। इवन ओशो कम्यून में भी जो गए हैं उनमें से भी 5% लोगों से उसका कॉन्टेक्ट हो, और उस 5% में से कोई ऐसा होगा जो उसके जाल में फंस जाए। अब आप उसको कर्मा बोलो, फेट कहो, कुछ भी कहो। सो ये एक तरह का एक फेट वाले नवरत्न होते हैं। और सबसे डिफिकल्ट जो मैंने कहा वो होते हैं एम्बीवेलेंट, कि ऑफन इनिशियल पीरियड में ये लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, फिर आदमी अटैच हो जाता है, फिर इनके रंग दिखते हैं, और फिर इनका ट्रॉमा देना शुरू होता है। लेकिन तब तक क्योंकि वो एम्बीवेलेंस खड़ा हो गया है, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो लॉन्ग टर्म है, और यू कैन से दिस इन मैरिजेस, राइट। कि there is strong attachment and strong anger towards the same person. You can see this in child-parent relationships. You can also see this in employee-boss relationships, जहाँ पे बहुत समय से दोनों साथ में हैं. You can also see this in off and on relationships, कि जो रिलेशनशिप ना ठीक से चलती है ना टूटती है, वो हमेशा ऑफ एंड ऑन मोड पे ही रहती है. And you will see in most cases it is like relationship counseling में often couples come for counseling when the marriage is not going smoothly. ट्रू। उसमें आपको ज्यादातर मिलेगा कि दोनों ही नवरत्न है, कि दोनों के पीछे जैसे आप जाओगे डेप्थ में, दोनों के ही अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है अलग अलग डिग्री, जी। और वैसे ही ये जो नवरत्न कपल में भी ऐसे ही होता है, कि यूजुअली दोनों के ही अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है कोई ना कोई तरह का, और एक पैथोलॉजिकल कोल्यूजन क्रिएट हो गया होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे को नवरत्न मान रहे होते हैं, because it's very easy for us to say कि X is a Navratna, but if you ask X, maybe he calls you a Navratna. ट्रू। So this compliment can go mutual. So ये जो है कि इस तरह से ambivalent जो नवरत्न है, they are actually the core of the whole problem. तो सर फिर देन इसमें थेरेपी कैसे होगी? हाउ हाउ वुड अ पर्सन कम आउट ऑफ इट? और ये थेरेपिस्ट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू की अंडरस्टैंडिंग या सेल्फ की अवेयरनेस के लिए जो भी है, तो हाउ द थेरेपी वुड वर्क हियर? Step one would be to map out the environmental situation. Let us map out the environment in which you are living today and environment which you have lived in the past. And let us make a list of all the important people in your life. Divide them into two, those who are benevolent and without problems, and those who are navratnas. So जब नवरत्नों का एक लिस्ट आ जाए आपके पास,
तो आप उसको क्रोनोलॉजिकली लिख दो कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है इमोशनली आपके लिए इसमें से, उस हिसाब से आपका एक प्रायोरिटी लिस्ट आ गया। एंड देन एनालाइज विद द पर्सन वन बाय वन कि ये आदमी कैसा है, इसका आपके साथ बिहेवियर कैसा है, कौन से इवेंट्स याद आते हैं इस आदमी को लेकर। सो दैट वुड बी फर्स्ट एनालाइजिंग, लिस्टिंग आउट नवरत्नास. Number 2, analyzing them by revisiting all the emotions and the pattern of relationship. Third is understand them cognitive, कि कैसे ये लोग, इनका दिमाग कैसे चल रहा है, कैसे, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाई आर दे डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। और वहां पे थेरेपिस्ट की जरूरत है टू एनालाइज द पर्सन, बिकॉज द पेशेंट कैन नॉट ऑफन मेक आउट कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। एक बार एक कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो काफी फ्रीडम आ जाती है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि सामने वाला जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, और आप ये भी समझ सकते हो कि कई नवरत्न सिक है, कि they are doing something out of their sickness, not out of any reality compulsion. ये अपने आप में काफी फ्रीडम देता है और एम्पावर करता है। इसके बाद है Excuse me. कॉग्निटिवली फ्री होना, कि भाई नाउ डू यू फाइट with the person like banging the head on the wall, which is quite common, that in all difficult relationships in some way or the other we are banging the head on the wall, कि why is X not doing Y, why is he doing Z, and Z is hurting. जी. सो एक बार हम इसको कॉग्निटिवली एनालाइज कर ले कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर इसका दूसरा पार्ट है कि हम इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, विच कैन बी डन लेटर, बट ये ऐसा क्यों कर रहा है और क्या बदलने की कोई संभावना है या नहीं है, और उसके क्या रास्ते हैं। एक बार कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए उससे काफी फ्रीडम आती है और अच्छा लगता है, रिलीफ भी लगती है। उसके बाद है कैथारसिस ऑफ फीलिंग्स रिलेटेड टू, कि उनके साथ जो भी इमोशनली सिग्निफिकेंट इवेंट हुए हैं, उन इमोशनली सिग्निफिकेंट इवेंट को रिविजिट करें और उन इवेंट्स के अंदर जो फीलिंग्स जनरेट हुई है उसको मोबिलाइज करें और पूरी तरह से बॉडी में फील करके लेट गो करें। और इस प्रोसेस में पोर्ट्रेयल भी होगा, कि इमेजिनेशंस विल हैपन वेयर यू विल बी taking revenge or being sadistic with that person. STD की भाषा में कहो तो पोर्ट्रेयल। तो वो जो पोर्ट्रेयल होगा जहां पे आप रेज रिलीज कर रहे हो और उसके बाद पेन और गिल्ट की फीलिंग्स भी रिलीज हो रही है और एक डीप कैथारसिस हो रही, तो एक नवरत्नों को पकड़ा, उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स याद आ रहे हैं इमोशनली, उस इवेंट्स को याद किया, रिविजिट किया, उसके अंदर गए, इमोशंस को अपने अंदर मोबिलाइज किया, पूरी तरह से फील किया और उसको जाने दिया। तो ये करने से एक, लेटर से एक नवरत्न के बारे में थोड़ी रिलीफ आई, फिर आपने दूसरे नवरत्न की तरफ है, तीसरे की तरफ है। अब ये कोई बहुत लंबा लिस्ट होगा नहीं, कोई भी आदमी की लाइफ में मैक्सिमम 5 लोग होंगे इस तरह। यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ लिस्ट ऑफ 1500 or 2500, so it's not an undoable list, it's a very doable list. So पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, लेट अस से 4, 2-4 फ्रेंड्स, 1-2 लवर्स, हस्बैंड वाइफ, 1-2 बॉस। So we essentially looking at 10 to 12 people, not more. In most cases it will be in single digits, but maximum हुए तो 12. So we are looking at doing this process for those people, and in many cases there may not be any strong feelings which are inside, or they don't come out easily.
And once we are done with this, then we can go back to the individual. Now, this is a roundabout way, more time-taking way in one sense, but in another side, it can also be a time-saving way. But for those for whom it is very difficult to go directly inside, accept and own up one's own difficulties, this may be a good exercise. And one additional benefit is कि कई बार ऐसा होता है कि patients are so fragile that the moment you come to the core of the problem, they are not able to withstand it and they leave therapy. और थेरेपिस्ट के सामने धर्म संकट खड़ा हो जाता है कि अगर वो कोर पे ना जाए तो उसको गिल्टी फील होता है कि मैं पैसे ले रहा हूँ, पेशेंट टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है, उसको रिटर्न नहीं मिल रहा है, गलत बात है। सही बात। अगर वो कोर पे जाए तो पेशेंट छोड़ के चला जाता है क्योंकि वो सहन ही नहीं होता है उससे। और आप कितना भी स्लो जाओ, कितना भी कोहेशन मेथड से जाओ, फिर भी वही रिजल्ट आता है कि जैसे ही टच किया वो धीरे धीरे पहले रीशेड्यूल करने लगता है सेशंस, फिर धीरे धीरे एक दो मिस करने लगता है और फिर बंद कर देता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जैसे ही आपने टच किया वैसे ही बंद कर देते हैं। सो ये ऑल डिपेंड्स अपॉन द फ्रेजिलिटी। और फ्रेजाइल नार्सिसिस्टिक कैटेगरी में तो ये बहुत ही कॉमन है कि जब तक आप सरफेस पे रहो तब तक सब ठीक है, जैसे ही आप कोर पे गए ही इजेक्ट्स आउट ऑफ। तो ऐसी सिचुएशंस में ये होता है कि व्हाट बेस्ट कैन बी डन। उसमें दो है, एक, इफ यू हैव द स्किल्स एंड इफ लक इज देयर एंड द फ्रेजिलिटी इज नॉट वेरी हाई, maybe the cohesion method helps. But if that does not help and luck is not in your favor and fragility is too high, तो क्या करें? तो extremely fragile narcissist है, या जो मैंने लास्ट टाइम कहा था schizophrenic, who has regressed back to the state of primary narcissism and is experiencing the ecstasy of the oceanic phase. तो इन दोनों केस में you have limited amount of time before they stop. Right. और उसको अगर स्ट्रेच करना है लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम को, दिस इज वन ऑप्शन, बिकॉज यू आर नॉट कमिंग टू हिज कोर डायरेक्टली, तो वो स्ट्रेच हो जाता है टाइम, नंबर वन। और नंबर टू, इस टाइम के अंदर काफी सारा नॉलेज दिया जा सकता है उसको, जो उसको तब भी काम आएगा जब वो थेरेपी बंद कर चुका है। बिकॉज जब हमको पता है कि थेरेपी बंद होने वाली है तो ये बात आती है कि जितने टाइम हमारे पास है हम ऐसा क्या जो उसको उसके बाद भी काम आए। तो ये भी एक एडिशनल बेनिफिट है इस पर्टिकुलर अप्रोच का, कि हम लिमिटेड टाइम को थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं और काफी कुछ दे सकते हैं इस लिमिटेड टाइम के अंदर, इन सर्टन एक्सट्रीमली फ्रेजाइल केसेस जहां पे सस्पिशन है कि सूनर और लेटर द पर्सन विल इजेक्ट आउट ऑफ। It's only 2 minutes. Can we take a small break and rejoin? Sure, sir. We'll be connecting again.